हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण पैरामीटर को हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है जंक्शन डायोड स्विचिंग टाइम्स। यानी कि जब डायोड हमारा ऑन से ऑफ होता है या ऑफ से ऑन होता है तो इंस्टेंटली यानी तुरंत नहीं हो जाता है, उसमें कुछ समय लगता है। उसी को हम कहते हैं क्या? स्विचिंग टाइम्स। तो दोस्तों, स्विचिंग टाइम्स के को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हमारा फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, दूसरा पार्ट है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम। तो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम में क्या होता है, मान लीजिए हमारा डायोड पहले रिवर्स बायस में काम कर रहा हो और उसको हमें फॉरवर्ड बायस में स्विच करना हो, तो इसमें जो समय रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस जाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं क्या? फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, और हम इसको TFR से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पे आते हैं हम लोग, जो है रिवर्स रिकवरी टाइम में क्या होता है, मान लीजिए हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और उसे हमें स्विच करना है रिवर्स बायस में। यानी फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं TRR से। जनरली होता क्या है, जनरली फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज लेस देन रिवर्स रिकवरी टाइम। यानी कि फॉरवर्ड रिकवरी टाइम जो होता है वो कम होता है। यानी कि डायोड को, अगर हमारे डायोड को रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाना है तो तुरंत ही स्विच हो जाता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मींस फॉरवर्ड रिकवरी टाइम डज नॉट यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट अ सीरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कोई भी सीरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होती है। प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम हमारा TRR से, यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हमारा स्विचिंग इंस्टेंटली नहीं होता है, उसको हम लोग ध्यान करते हैं। नाउ देखिए, ये डायग्राम आपका जाना पहचाना है। यहां पर ये फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन है। तो यहां पे होता क्या है, होता ये है, P साइड में हमारा मेजोरिटी क्या है? होल्स होता है। N साइड में जो होता है, जो मेजोरिटी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता क्या है कि कैरियर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो देखिए। होल्स क्या करेगा, P साइड से N साइड मूव करता है। ऐसे मेजोरिटी होल्स P साइड से N साइड मूव करता है, और ऐसे ही मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स N साइड से P साइड में मूव करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि यहां पर जो मेजोरिटी होल्स था, जब माइग्रेट होकर N साइड में आया तो यहां पर क्या हो गया, यानी कि यहां पर माइनॉरिटी होल्स की संख्या बढ़ गई। ऐसे ही जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि N साइड में मेजोरिटी में था, यहां पर ट्रांसपोर्ट कर गया N से P साइड, यानी P रीजन में जब आएगा तो यहां पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि यहां पर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था इस फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, और उसी समय अगर आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कि जो फॉरवर्ड बायसिंग था रिवर्स बायस कंडीशन आपने ला दिया, तो क्या होगा, जैसे कि ये है, जैसे कि यहां डायग्राम देखिए। यहां पर इस सर्किट से अचानक से हमने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। तो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। तो ये देखिए रिवर्स बायस कंडीशन तो आ गया, पर ये तुरंत जो आपने रिवर्स बायस कंडीशन में देखा था उस स्टेट में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटली यहां पर क्या है, नंबर ऑफ होल्स, माइनॉरिटी होल्स ज्यादा हैं। यहां पर क्या है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा हैं। तो होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, होल्स का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम N साइड टू P साइड। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, P साइड टू N साइड। तो हमारी नेट करंट, जिसको हम कहते हैं क्या, रिवर्स करंट, वो हाई अमाउंट की फ्लो होगी। बिल्कुल वैसे अगर वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज आपने कितना दिया है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि ये जो माइनॉरिटी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पहले था एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से वो तुरंत रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो एक तरीके से यही कह सकते हैं कि ये अभी भी जो जंक्शन, जो हमारा डिप्लीशन लेयर था वो जो कम था,
यानी एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे स्टोर्ड मैग्नेटिक कैरियर थे वो रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होंगे, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। जब कम होने शुरू हो जाएंगे तो हमारी कौन सी डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमें कौन सा कंडीशन मिलेगा, हमें यही वाला कंडीशन मिलेगा कि हमारा डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा और हमारी वही स्टेडी स्टेट यानी फाइनल स्टेट इस तरीके की आएगी जिसमें से करंट जो होता है सिर्फ मैग्नेटिक कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो करता है और वो बहुत कम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। चलिए इसी चीज को हम लोग, इसी प्रोसेस को ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखिए यह हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। y एक्सिस में हमने दिखाया क्या है, करंट, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है हमने वो दिखाया है। यहां पर हमारा टाइम एक्सिस है। तो देखिए सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको क्या हम आइडियली क्या होना चाहिए था। तो ये डॉटेड से लाइन से दिखाया गया है। तो ये क्या था, हमारी फॉरवर्ड करंट आई फॉरवर्ड हमारी अगर ये फ्लो हो रही थी मान लीजिए, और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एट t इक्वल टू t1 पे आपने स्टेट को चेंज किया यानी ऑन से ऑफ में किया, तो क्या होगा, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है। यानी ये कहें कि आदर्श रूप में आइडियली अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, हमारी फॉरवर्ड बायस थी, फॉरवर्ड करंट आई फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा था, आपने t इक्वल टू t1 पे चेंज किया तो तुरंत ये रिवर्स बायस कंडीशन में जाना चाहिए था। ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं और ये आइडियली ऐसा होना चाहिए था, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, अब प्रैक्टिकल डायोड के बारे में देखते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है वो देखिए, अगर हमारा करंट ऐसे जो पहले था वो आई फॉरवर्ड हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, एट t इक्वल टू t1 पर आपने इसकी स्विचिंग कराई यानी कि फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में ले जाने के लिए आपने टर्मिनल को चेंज किया। तो यहां पे क्या होगा यहां पर इंस्टेंटली ये नहीं रुकेगा, ये हमारा करंट जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी भी डायोड एक तरीके से शॉर्ट सर्किटेड जैसा व्यवहार करेगा और वहां पर रिवर्स करंट आपकी फ्लो करेगी। रिवर्स करंट किस पे डिपेंड करता है, रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है वो। और यहां पर जब तक हमारा एक्सेस माइनॉरिटी कंसंट्रेशन सफिशिएंट रहेगा उतने समय तक ये हमारा वो ही करंट मेंटेन रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हमारा जो है मैग्नेटिक कैरियर कंसंट्रेशन, जो स्टोर्ड मैग्नेटिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू होगा, तो वैसे वैसे हमारा करंट का मैग्नीट्यूड हमारा कम होना शुरू होगा। एट टाइम t इक्वल टू t2 यहां दिखाया गया है कि इस पॉइंट के बाद जो है हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना शुरू हो गया। हाँ, ये जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक कैरियर की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट कुछ न कुछ हमारी वो फ्लो होती रहती है। तो ये है, ये जो समय है उसको देखते हैं। जो समय t1 से t2 यानी कि जितना समय तक हमारा एक्सेस मैग्नेटिक कैरियर कंसंट्रेशन सफिशिएंट मात्रा में था उतने समय तक ये जो है टाइम है जिसको हम कहते हैं क्या, स्टोरेज टाइम। ts इक्वल टू स्टोरेज टाइम। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो है वो रिकवर करके स्टेडी स्टेट में आया यानी फाइनल जो वैल्यू है करंट की उस लेवल पर ये आता है। इस टाइम को हम कहते हैं क्या, tt से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रांजिशन टाइम या फिर ट्रांजिशन इंटरवल। और इस टोटल टाइम को यानी कि डायोड को फॉरवर्ड बायस से कंप्लीटली रिवर्स बायस आने का जो समय है उसको हम कहते हैं क्या, TRR यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और उसका जो वैल्यू है वो है क्या, TS प्लस TT यानी कि कंप्लीट फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस आने में जो समय लगता है वो उसको हम कहते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम, जो इक्विवेलेंट है किसके, स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम के इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये तो स्पष्ट हो गया क्लियरली, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ये बड़ा कंसिडरेबल अमाउंट होता है, क्योंकि अगर सपोज करिए हम इसको देखें कि अगर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में देखें कि डायोड हमारा बार बार मान लीजिए ऑन ऑफ हो रहा है, तो होगा क्या, ये टाइम हमारा अगर TRR अगर सफिशिएंट, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये ग्राफ में जरूर ऐसा दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा समय है, पर ऐसा नहीं है, ये नैनो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के रेंज का होता है, आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया है। तो ये कंसिडरेबल अमाउंट होता है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये जो टाइम है ये कंसिडरेबल टाइम है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो
ये जरूर है कि ये कंसिडरेबल हमारे जो स्विचिंग एप्लीकेशन में यानी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हमें इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। और manufacturers normally specify reverse recovery time of a diode TRR in a typical operating condition, यानी typical operating condition पर जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी इसको बनाती है डायोड को, वो इस चीज को स्पेसिफाई करती है कि भाई हमारे डायोड जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वो इस ऑपरेटिंग कंडीशन में उसकी TRR जो है ये है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या हमारे स्विचिंग एप्लीकेशन में क्या ये हमारा अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। तो कमर्शियल स्विचिंग टाइप डायोड्स आर अवेलेबल विद TRR इन द रेंज ऑफ फ्यू नैनोसेकंड टू 1 माइक्रोसेकंड, यानी कि जो नॉर्मल जो हमारे जो है स्विचिंग टाइप के जो डायोड्स हैं जो अवेलेबल हैं कमर्शियली, उसकी रेंज क्या है, फ्यू नैनोसेकंड से 1 माइक्रोसेकंड के रेंज का ये हमें अवेलेबल है कमर्शियल। यूनिट्स आर अवेलेबल with TRR of only a few hundred picosecond, यानी few picosecond तक के भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। So thank you for today. This is all for today. Thank you.